हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम एक बार पुनः आप लोगों का ड्रीम क्लासेस लखीमपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने कल आपके लिए हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां प्रस्तुत की थी। उसी श्रृंखला में आज मैं पुनः आपके बीच प्रस्तुत करूंगा कि हिंदी क्या है, हिंदी में भाषा का क्या महत्व है, हिंदी हर एक भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है। जैसे कि हमने कल बताया था कि सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति मूल भाषा संस्कृत की भाष धातु से हुई है। फिर हमने बताया था कि भाषा को सही रूप देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा को सही रूप या सही ढंग या शुद्ध लेखन या शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। फिर हमने बताया था कि व्याकरण का भी संधि विच्छेद होता है, जो होता है वी प्लस आ प्लस करण, और हमने इसका अर्थ भी बताया था। इसका अर्थ होता है भली भांति समझना। फिर हमने बताया था व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, फिर वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, फिर शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार। पहला टॉपिक जो होगा वो होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम सबसे पहले देखेंगे वर्ड कि वर्ड क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम वर्ड। तो वर्ड में देखेंगे हम, वर्ड उसे कहते हैं भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके कोई दूसरे टुकड़े हो ही ना, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे हमने लिखा का, तो इसके कोई दूसरे टुकड़े नहीं हो सकते, ये सिर्फ इतना ही लिखा जा सकता है, इसका सूक्ष्म रूप नहीं हो सकता है, तो ये वर्ड हुआ। और जैसे कहते हैं अक्षर, अक्षर जो होते हैं वो भी वर्ड होते हैं। आ का मतलब नहीं, आ का मतलब नहीं, और क्षर का मतलब टुकड़े। जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षर ही वर्ण होते हैं। अर्थात आ मतलब नहीं, क्षर मतलब टुकड़े। जिसके और क्षर ना किए जा सके, जिसके और अधिक क्षर ना किए जा सके, उन्हें अक्षर कहते हैं, अर्थात वर्ड कहते हैं। तो देखिए यहां से फिर हम अपने आप परिभाषा बनाते हैं हम लोग। तो परिभाषा क्या रहेगी? जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जाते हैं, अर्थात भाषा की वह छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। अर्थात समझेंगे
अर्थात भाषा अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाता है। देखिए व्याकरण से स्टार्ट करते हैं पुनः। पहले व्याकरण आया कि भाषा को समझने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं हम व्याकरण का मतलब क्या होता है। व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना। फिर व्याकरण को पढ़ने के लिए हम व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ड विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। ये 3 पार्ट हैं जो व्याकरण को गहनता से अध्ययन करने के लिए होते हैं। सबसे पहले हम वर्ड विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड विचार में देखेंगे हम वर्ड। तो वर्ड विचार में वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें, उसे भाषा के वर्ड कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाता है। फिर देखते हैं इसी श्रृंखला में हम इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे आ का जा पा ना यही इत्यादि। देखिए आ, इसके दूसरे कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, सिर्फ आ ही रहेगा। का, इसके भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। जा पा ना, इसके किसी के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात ये वर्ड हुए। फिर देखते हैं आगे यही तो बता ऊपर ही वर्ड विचार ही नोट हो गया। देखते हैं वर्ड। फिर यहां से वर्ड को लेते हैं। वर्ड के 2 भेद होते हैं। फिर देखते हैं हम वर्ड के 2 भेद होते हैं। देखिए वर्ड के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो एक देखते हैं। एक हो गया तुम्हारा स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। स्वर और व्यंजन। फिर देखते हैं, कह रहा है वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर ये जो वर्ड है, प्रत्येक स्वर, यहां पे देखिए हम समझते हैं, प्रत्येक स्वर वर्ड होता है और प्रत्येक व्यंजन वर्ड होता है। यहां पे लिख लीजिए वर्ड, स्वर, व्यंजन। यहां समझिए, प्रत्येक जो स्वर होता है वो वर्ड होता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ड होता है। जैसे आ, ये स्वर है,
ये वर्ड भी है का, ये स्वर है, ये वर्ड भी है। लेकिन प्रत्येक वर्ड स्वर नहीं होता है और प्रत्येक वर्ण व्यंजन नहीं होता है। कहने का मतलब है जो प्रत्येक स्वर है, जितने भी स्वर हैं वो वर्ड हो सकते हैं, और प्रत्येक व्यंजन, जितने भी व्यंजन हैं वो वर्ड हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ण, जितने भी वर्ण होंगे वो स्वर नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आ लिखा है, जो आ है ये स्वर हो सकता है लेकिन व्यंजन नहीं हो सकता। तब ये वर्ड है तो प्रत्येक वर्ण स्वर या स्वर व व्यंजन नहीं हो सकते हैं, अर्थात स्वर, प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है और प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे का है, तो का व्यंजन तो है लेकिन ये स्वर नहीं है। समझ में आ गया? प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं हो सकता है। समझा देते हैं। फिर देखते हैं हम ध्वनि। जैसे वर्ड होता है वैसे होती है ध्वनि। वर्ड लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम वर्ड कहते हैं, और ध्वनि इसी प्रकार से जो मौखिक रूप से जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े और अधिक ना किए जा सके, उसे ध्वनि कहते हैं। कुछ भी बोल दिए हम, जैसे का उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो ध्वनि हो गई। अर्थात डेफिनेशन क्या होगी? मौखिक, इसको बता देते हैं, देखेंगे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह ध्वनि कहलाती है। जैसे लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती थी उसे हम वर्ड कहते थे, लेकिन मौखिक भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। विशेष में लिखेंगे हम, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो गई। फिर देखते हैं हम, व्याकरण मिटा देते हैं। जैसे पूछता है कि सबसे छोटी इकाई, मुख्य रूप से पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तब हम क्या लिखेंगे? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो हम वर्ड को लिखेंगे। तब हम ध्वनि को नहीं लिखेंगे। समझे? जब मुख्य रूप से पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तब हम वर्ड लिखेंगे। वर्ड को नोट करेंगे, इसको हम नोट में लिखा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, विशेष करके लिख लीजिए। विशेष करके लिख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई
वर्ड होता है। मौखिक रूप से तो ध्वनि होती है और लिखित रूप से वर्ड होती है, लेकिन जब मुख्यतः पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्रश्न बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, तब हम वहां पे वर्ड ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्ड। यहाँ पे दो बात हुई है, एक वर्ड की बात हुई है, एक अभी हमने ध्वनि की बात की थी। अब हम देखते हैं वर्ड और ध्वनि में क्या अंतर है। तो देखते हैं वर्ड और ध्वनि में अंतर। हम देखते हैं वर्ड और ध्वनि में अंतर। जैसे हम कुछ भी लिख दिए, जैसे हम कमला ही लिख दिए, जैसे हम लिख दिए कमला, तो इसमें वर्ड कितने हैं, ध्वनि कितने हैं, ये हम देखते हैं। यहाँ पे अंतर, उसी से अंतर पता चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ध्वनि, यहाँ पे देखते हैं वर्ड, यहाँ पे देखते हैं ध्वनि में क्या निकलेगा, क म ला। ध्वनि में हम तीनों को अलग करेंगे तो ध्वनि निकलेगी 3 अलग अलग। देखिए का होगा, मा होगा, ला होगा, ये ध्वनि हो गई। ध्वनि जब इसकी ध्वनि के रूप में टुकड़े करेंगे तब 3 होंगे, और वर्ड के रूप में टुकड़े करेंगे तब क्या होगा, का, आ, मा, आ, ला, आ। अब यहां पे देखिए कितने टुकड़े बने, 1 2 3 4 5 6। देखिए हमने ध्वनि में जब टुकड़े किए तो 3 हुए, लेकिन वर्ड में जब टुकड़े किए तो 6 टुकड़े बने। तब यहां से स्पष्ट हो रहा होगा कि ध्वनि और वर्ड में क्या अंतर है। फिर देखते हैं, फिर इसी में देखते हैं, ध्वनि हो गया, फिर वर्ड हो गया, फिर वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, हम कहते हैं शब्द किसे कहते हैं, तो वर्ड ही मिलके शब्द बनाते हैं। जब कई सारे वर्ड मिल जाते हैं, जैसे यही मिल गए, तब इसको बना दिया कमला। तो वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे वर्ड के शब्द कहते हैं। तब कहेंगे जैसे ये 6 वर्ड निकले थे इससे, फिर इसको शब्द का रूप देने के लिए हमने इसको एक में पास कर दिया, एक में मिला दिया, फिर ये एक सार्थक वो अर्थ निकल आया। तब क्या कहेंगे हम, डिफिनेशन जैसे लिखनी होगी, परिभाषा जैसे लिखनी होगी, तब हम लिखेंगे वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। देखिए दिया था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। फिर वर्ड और ध्वनि में अंतर हमने बताया। जैसे एक वर्ड ले लिया कमला, कमला में ध्वनि निकाली तो ध्वनि के रूप में कमला के 3 टुकड़े हुए, लेकिन जो वर्ड है, वर्ड सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में, इसलिए हमने इसके जब टुकड़े किए तो इसमें 6 टुकड़े निकले। फिर यहीं से हम देखते हैं कि वर्ड जो है इनको आपस में मिला के क्या बनता है, तो वर्णों को मिला के इनका जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह से हम शब्द बनाते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं हम, फिर ये नोट होगा, फिर यही वर्णों से ही निकल के आता है वर्णमाला, ये भी लिखा है जो। फिर आता है वर्णमाला, वर्णमाला। यही जो वर्ड होते हैं, जैसे जो वर्ड लिखे हैं
जैसे हमने लिख दिया आ, का, गा, कुछ भी लिख दिया, जितने भी ये वर्ड हैं, फिर इनको जब व्यवस्थित क्रम लिखेंगे, जो इन वर्डों का व्यवस्थित क्रम होता है, इनको एक सुव्यवस्थित ढंग देने के लिए फिर इनको एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। जैसे यहां पे लिखेंगे आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ। इसी प्रकार से जब इनको व्यवस्थित क्रम देंगे तब ये एक वर्णमाला का रूप धारण करेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला। जो वर्ड दिए होंगे उन्हीं के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहेंगे, वर्णमाला। ठीक, फिर इसको मिटाते हैं, हम लिखते हैं, फिर इसकी डिफिनेशन के रूप में हम बताते हैं इसको कैसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे वर्णमाला में लिखते हैं हम, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। फिर हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, इसी प्रकार से वर्णमाला होता है। तो वर्णमाला देखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर हम वर्णमाला के बाद देखेंगे वर्णमाला में भी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले वर्णमाला में हम देखेंगे स्वर। स्वर तो आप सभी लोग जानते होते हैं क्या होता है। स्वर उन्हें कहते हैं, जैसे ये स्वर हैं, स्वर की डिफिनेशन जैसे बनाएंगे या स्वर के बारे में बोलेंगे तो कहेंगे वे वर्ड जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है बिना किसी की सहायता से, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, तो उन्हें वर्ड स्वर कहेंगे। तो हमारी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमारी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। तब हम स्वर की डिफिनेशन लिखेंगे। स्वर की डिफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे, ये मिटा देते हैं, पता है जिनके उच्चारण में, तो लिखेंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही स्वर कहते हैं।
देखिए लिखा वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही स्वर कहते हैं। होने वाले वर्णों को ही स्वर कहते हैं अर्थात स्वर कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे लिख लेंगे इसी प्रकार से। फिर देखेंगे हम जो वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में, देखेंगे यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। पहले हम स्वर ही लिख लेते हैं फिर उसके बारे में बताते हैं आपको। यहीं पे लिख लेते हैं टोटल। तो देखिए ये स्वर होते हैं तो इनकी गिनती करेंगे। कहते हैं स्वर वर्णमाला में स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं तो उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। देखिए 11 की मात्रा 11 में 10 की मात्रा होती है। जैसे इसकी मात्रा ये हो गई, सबकी मात्रा लिख लेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए स्वर तो 11 होते हैं लेकिन मात्राएं जो होती हैं वो 10 की होती हैं। तो हम यहाँ पे एक विशेष करके लिख लेते हैं, विशेष करके नोट कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। लेकिन आ की मात्रा ना आ की मात्रा ना होने के कारण कारण 10 मात्राएं होती हैं। तब विशेष में नोट करेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है लेकिन जो आ है उसकी मात्रा ना होने के कारण 10 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 10। देखिए ये समझ में आया। फिर हम इसके बाद देखते हैं स्वर हो गए, फिर हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन देखते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं।
सेम इसी तरह डेफिनेशन होती है, बस थोड़ा चेंज होता है। इसमें उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें होती है। ये लिख लीजिए, व्यंजन। व्यंजन लिखेंगे हम वे वर्ड, पहले व्यंजन समझ लीजिए। व्यंजन में वो होगा कि वे वर्ड जिनमें किसी अन्य वर्ड को, वे वर्ड जिनमें जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का जब बोलते हैं तब का में हम आ को भी साथ में लेते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। जबकि जो स्वर थे उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते थे, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे हम वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनके उच्चारण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, अर्थात जिन वर्णों को किसी की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है, वह व्यंजन कहलाते हैं। वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग। फिर देखते हैं, जैसे व्यंजन बताया हमने, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता की सहायता ली जाती है, आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो फिर इनके प्रकार भी होंगे। तो व्यंजन जो है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या हमने बताया था अभी 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं। अब ये व्यंजनों की संख्या दी है, तो इनके प्रकार भी होंगे। तो हम देखते हैं व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो इन्हें 3 प्रकार में बांट के पढ़ेंगे। इन्हें जो हम 3 प्रकार से बांट के पढ़ेंगे, 3 प्रकार से बांट के पढ़ेंगे। एक का से मा तक, एक का से मा तक, टोटल 25 होते हैं, जिन्हें हम
स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा होगा दूसरा होगा यारा लावा। दूसरा होगा या रा ला वा। ये 4 होते हैं, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर देखिए तीसरा होगा, यहीं पे नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ऊपर मिटा के लिख देते हैं, ऊपर मिटा के इसी को लिख देते हैं। यहीं पे लिख देते हैं छोटा छोटा अंतस्थ व्यंजन, इसको मिटा के ऊपर लिख साइड में लिख देते हैं। फिर तीसरा आएगा सा 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 हा। ये हो गए 4। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनको हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तब यहाँ पे देखिए टोटल कितने हो, 25, 4, 4, 8, 33 व्यंजन हो गए। ये हो गए हमारे व्यंजन के प्रकार। ये 4 प्रकार से व्यंजन होते हैं, हो गया। फिर हम एक नोट करते हैं, विशेष डाल के लिखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 44 अक्षर होते हैं। अभी जैसे हमने 33 वहां पे पढ़ा था, 11 यहाँ पे पढ़ा है। फिर हम देखेंगे इसमें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या की संख्या 44, लेकिन जो कुल वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या वो 52 होती है। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये 52 ये किस प्रकार में कितने भागों में बांटे जाते हैं, किस प्रकार से बांट के पढ़ा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक या 2 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही गहनता से पढ़ेंगे और इसमें कोई भी त्रुटि ना होने पाए। अगर वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या कमी है, क्या छूट रहा है, क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।